सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री में, इंटर केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कि ऑक्सीजन फैमिली होती क्या है। चलिए इसकी बात सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी के वर्ग 16 में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के, हम लोग कह सकते हैं पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 16 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6A वर्ग में उपस्थित होते हैं। उन्हें हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हें हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो इस परिवार में कौन कौन से तत्व हैं, चलिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो इसमें तत्वों की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। एक एक एलिमेंट को याद कर लेना है। सबसे पहला हमारा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। दूसरा हमारा हो जाएगा सल्फर। दूसरा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारा सेलेनियम, Se, सेलेनियम। और चौथा एलिमेंट हो जाएगा टेलुरियम। और पांचवा एलिमेंट हो जाएगा आपका पोलोनियम। ये आपका क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये पोलोनियम हो जाएगा, या हम लोग पोलोनियम भी कहीं कहीं लिखा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपके 5 एलिमेंट हैं। इन पांचों एलिमेंटों को क्या बोलते हैं? इनको एक हम लोग फैमिली मान लेते हैं, और इस परिवार के तत्वों को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो ऑक्सीजन परिवार में 5 एलिमेंट हैं, जिन्हें हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम बोलते हैं। ये बात आपको एलिमेंट्स को लेकर समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इन तत्वों को, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व के साथ साथ हम लोग उनको कैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? कैल्कोजन। यह कभी-कभी पूछा जाता है कि कैल्कोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं, कैल्कोजन क्या होते हैं? तो बेसिकली ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को ही, या वर्ग 16 के तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी और ये एलिमेंट भी समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इनके लक्षणों की। लक्षणों में सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो पहली हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के साथ साथ हमको तत्व का परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक जब तक पता नहीं होगा तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। चलिए परमाणु क्रमांक आपको रखना नहीं है, हमको परमाणु क्रमांक को आइडेंटिफाई करना किस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है कि इसका 8 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, आपको पता होगा जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो +8 करते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया था। यहाँ से नीचे आते हैं तो +8 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये 16 हो जाएगा। 16 परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा? सल्फर का हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ से फिर यहाँ आते हैं तो इसमें 18 जोड़ते हैं। जब इसमें 18 जोड़ेंगे, जोड़िए जरा, इसका 4 हो जाएगा, 8 + 12 हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 34 किसका हो जाएगा? सेलेनियम का हो जाएगा। नीचे फिर आएंगे, फिर हम लोग 18 जोड़ेंगे इसमें। जब फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 × 4 = 5, इसका 52 हो जाएगा। और इस प्रकार से सबसे नीचे वाला का देखेंगे
किसका? पोलोनियम का। तो इसमें अब हम लोग 80 नहीं जोड़ेंगे, अब हम लोग 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। इसमें नीचे आएंगे तो कितना जोड़ेंगे? 32 प्लस 32, अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 और 3 8, 84। तो इस प्रकार से आपके परमाणु क्रमांक ज्ञात किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। मैंने आपको बाद में बताया था कि इस तरीके से 2 8 8 18 18 32 इनका नंबर होता है, इसे आप सेट करते हैं और किस तरीके से सेट करते हैं सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम लोग इनकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां तक आप लोग समझ गए हैं, इनका परमाणु क्रमांक भी निकल आया है, किस तरीके से निकाला जाता है। ये कितना था? 34 था, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एसपीडीएफ में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p4। ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p4 ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में आप देख रहे हैं ना, ये बाहर वाली सेल आ रही है, कहने का मतलब 2s2 और 2p4, मतलब यहाँ भी ये और ये अंक क्या है? ये आपकी समान है और इनमें थोड़ा चेंजेस है। तो हम लोग अगर इनको n मान लेते हैं तो हम लोग इसको n मान लेते हैं, ns2 और np कितना हो जाएगा? 4। अगर इसको ये लेके चले, ये नंबर ऑफ सेल होती है, ये कन्वर्ट होकर बदलती रहती है। तो और यदि हम बाहर वाली ये 1 है, ये 2 है, बस यही तक है, इसको n मान लेते हैं तो यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा। तो NH2 ये H2 वैसे आ गया, यहाँ पे n कर दिया, ये पूरा ये कॉपी कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, किनका? ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, NH2NP4 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। कैसे निकालते हैं? यहां से निकालते रखना नहीं है, यहां से निकाल लेना है। चलिए सल्फर की बात करते हैं, इसकी बहुत आप लोगों ने 11th में प्रैक्टिस की है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। आप देखें नंबर ऑफ सेल बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पे 2 था, बार बार सेल देखिए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, चीजें समान रहेंगी। इसलिए इसमें देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4। यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 2 4 6 10 12 6 18 10 28 मतलब 30 और 4 34 हो गया। ये आपका 34 का हो गया। आगे फिर से को करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4010। यहाँ पर हो जाएगा 5s2 5p4। इसको आप लोग टोटली काउंट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसी तरीके से पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और यहाँ पर आ जाएगा 4f40, क्योंकि यहाँ पर इसमें f नहीं आएगा, यहाँ पर f चला जाएगा, 4f40। आगे क्या हो जाएगा? 5s2 5p6 5d10, यहाँ पर हो जाएगा 6s2 और 6p4। ये आपका बाहर वाली सेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और ये आपका इसका हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हुई जा रही है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये चीजें आपको करनी आती होंगी, इतना हमें पता है, ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अगर नहीं आ रहा है तो जरूर बताइए, नहीं आ रहा तो उसको आगे दोबारा से समझाया जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको आ रही होंगी। चलिए इसके आगे बात करते हैं। ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अगली बात करते हैं संयोजकता की। नंबर 2 हो जाएगा संयोजकता।
संयोजकता का मतलब होता है कि संयोग करने की क्षमता। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। अब संयोजकता को किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन ऊपर पहला एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4 2p4। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, अगर इसमें देखें ये सारे ऑर्बिटल हैं, पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके टेम्परेचर बढ़ते हैं एक एक फिर दूसरा। आप लोग देख रहे हैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये किसी न किसी से पेयरिंग बना सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की बेसिकली देखी जाए तो ऑक्सीजन 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता +2 होती है, लेकिन जो इसमें अन्य तत्व होंगे उनकी संयोजकता इससे ज्यादा भी होगी। और वो ज्यादा कैसे होगी, क्यों होगी ज्यादा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नीचे हम लोग देखते हैं सल्फर। आपको पता है 16 एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है, बाहर वाली सेल ये है। आपको पता है कि यहां पे 3 होगा, आपको पता है यहां भी 3 है, यहां भी 3। आपको पता अभी ये 3 वाली सेल कंप्लीट नहीं, यहां पर ये 2 कंप्लीट हो गया था, इसके बाद 3 स्टार्ट होगा, तो मतलब 2 कंप्लीट हो गया था, 2 सेल कंप्लीट हो गई थी। यहां पर 3 सेल अभी कंप्लीट नहीं हुए, मतलब अभी 3d भी होगा। हालांकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन डी सेल अभी होगी। अब हम लोग बात करते हैं इनमें। देखिए सल्फर की हम लोग बात कर रहे हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 1 और डी में पी में 3 होता है, इसमें 1 होता है, डी में 5 होता है। इलेक्ट्रॉनों को भरिए, ये पूरा पेयर्ड है, ये भी हमारा कितना है, एक इस तरीके से होगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन इसके आगे देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहां भी एक, यहां तो ऑलरेडी है ही है एक, यहां दो थे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां भेज दिया। तो फाइनली अधिकतम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहां पे लिख के भी देखा जा सकता है, देखते हैं। देखिए यहां पर ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ये सीधा है, और ये एक्साइटेड स्टेट क्लियर। यहां पर दीवार 1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गए। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां भी एक है, यहां भी 1 2 3 4 5 6। तो ये मैक्सिमम देखा जाए तो ये 6 वैलेंसी को शो करेगा, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता 6 हो जाएगी। मतलब ये 2 भी करेगा, 4 भी करेगा और 6 भी करेगा। 2 4 6 ये संयोजकता प्रदर्शित करता है। अभी आप लोगों ने 2 देखा था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 4 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो 4 की एक ये सेल खाली हो जाएगी, एक भर जाएगी, तो ये 1 2 3 4 4 हो जाएगा। पहले 2 था फिर ये 4 हो जाएगा, जब एक यहां पे आएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये संयोजकता सल्फर प्रदर्शित करेगा, लेकिन ऑक्सीजन अपनी संयोजकता को अधिक प्रदर्शित नहीं कर पाता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट ना होने के कारण वो अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर सकता है। तो ये तो बात हो गई है संयोजकता की। तो वर्ग के अन्य तत्व होंगे, वर्ग के अन्य तत्व भी 2 4 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अपनी सिर्फ 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तीसरी आपकी है
देखिए ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो बेसिकली ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करता है। क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या करेगा? -2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन पराक्साइडों के साथ ये -1 करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड को देखते हैं H2O2। अगर हाइड्रोजन पराक्साइड में देखें कि हाइड्रोजन पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप देखते हैं इसकी फाइनल पूरी लेकर देखी जाए तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस सॉरी इसकी +1 होती है, यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन की x मान लेते हैं, ये 2 है तो 2x हो गया इक्वल टू 0। ये दो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x इक्वल टू -2, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा x इक्वल टू -2/2, और कितना हो जाएगा -1। तो इसमें क्या होगा, ये -1 ऑक्सीजन संख्या कितने प्रदर्शित करेगा? ये पराक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में देखें OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में यदि हम बात करें तो ये +2 ऑक्सीडेशन प्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। कैसे? फाइनल इसका 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन के निकालने में इसको x मान लेंगे, प्लस ये 2 है तो 2 लिख देंगे और इसकी -1 होती है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। इसकी कितनी हो जाएगी? ये हमारी +2 ऑक्सीडेशन हो जाएगी। काहे की? ऑक्सीजन की किसमें? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखा जाए तो जो अन्य तत्व होंगे वो आपके सल्फर -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से वर्ग के अन्य तत्व भी होंगे वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेंगे जो अन्य तत्व होंगे। ये बात हो गई आपकी ऑक्सीकरण संख्या की, समझ में आ गया होगा आपको। अगली हेडिंग है आध्यात्मिक लक्षण। आध्यात्मिक लक्षण देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग पी ब्लॉक के तक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं पी ब्लॉक में बेसिकली कहा जाता है कि सारी की सारी क्या है? अधातुएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक में धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं, उपधातुएं भी हैं। ठीक है, तो ये लोग है। अगर हम लोग इसमें सल्फर में देखें, ऑक्सीजन और सल्फर में देखें, ऑक्सीजन और सल्फर ऊपर के दो एलिमेंट ये क्या है? जनरली ये तत्व हमारे अधातु हैं। ये क्या है? ये हमारे अधातु हैं, ये हमारा धातु है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के धात्विक लक्षणों के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है और आध्यात्मिक मान के गुणों में धीरे धीरे कमी होती है। ये चीज यहाँ पे आपको समझ गए होंगे। तो ऊपर के दो एलिमेंट है, अधातुओं की बात कर, ये पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ऊपर के दो एलिमेंट है, ये क्या है? ये आपके अधातु हैं, लेकिन उसके नीचे के जो एलिमेंट है ये सेलेनियम है, ये टेलुरियम है, ये क्रोमियम। इनकी बात करते हैं तो देखते हैं लगभग इनमें ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं आपके। ये क्या होता है? जैसे सेमीकंडक्टर हो जाएंगे, अर्धचालक हो जाएंगे, हम लोग इनको बोल सकते हैं ये उपधातुएं भी होती हैं। उपधातुएं मतलब उपधातुएं क्या होती हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। इसी प्रकार से ये पोलोनियम हो जाएगा। ये पोलोनियम क्या होगा? यहाँ एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो स्वतः ही विकसित होते रहते हैं और इसमें एक प्रकार की किरणें उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने देखा होगा
क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक गैस है। साधारण ताप पर ध्यान दीजिए, साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस है, परंतु क्या है? परंतु सल्फर क्या है? सल्फर ठोस होता है। ऐसा भाई क्यों होता है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन सल्फर एक ठोस है? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है? कथन का कारण में आ जाएगा कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस होती है जबकि सल्फर ठोस होता है। क्यों? स्पष्ट करें, ये चीज आपकी यहाँ से आती है। चलिए इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सल्फर क्या होता है। सल्फर एक द्विपरमाणुक गैस है। सल्फर एक क्या है? द्विपरमाणुक है। तो हम लोग सल्फर की बात नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक गैस है। मतलब O2, जब भी ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो O2 बनाएंगे। लेकिन सल्फर की बात करते हैं, सल्फर में आपका S2 नहीं बनता है, इसमें S8 बनता है। सल्फर कैसा होता है? ये क्या है? ये आपका द्विपरमाणुक है। ये आपका द्विपरमाणुक है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा अष्टपरमाणुक है। ये हमारा अष्टपरमाणुक है। देखिए सल्फर क्या होगा? अगर इसके परमाणु भार की बात की जाए तो सल्फर का कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। और इनटू इसके पास 2 लगा हुआ, कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सल्फर में देखें, ऑक्सीजन का 32 हो गया। अगर सल्फर का देखें, सल्फर का 32 होता है, 32 होता है। अगर ये 32 हो जाएगा और ये कितना? 8 है, S8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16 अपना 16 24 25 कितना हो जाएगा? आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें कितने परमाणु? 32 है, यहाँ पर 256 है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पर 256 है। तो ये इसमें ज्यादा अणु है और इसमें कम है। आप लोग देखते होंगे सल्फर में क्या होता है? सल्फर आपका कैसा हो जाएगा? द्विपरमाणुक हो जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन आपका होगा, सॉरी, सल्फर आपका अष्टपरमाणुक हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक हो जाएगा। सल्फर के परमाणु भार की बात की जाए, फाइनली टोटल भार की बात की जाए तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 256 होता है। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो सल्फर अणु होता है, सल्फर अणु में अणु ज्यादा होते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वहां पर कम होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा परमाणु है, ज्यादा लगेगा। यहाँ कम है तो यहाँ पर कम लगेगा। जब ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास रहेंगे, चिपके रहेंगे और कैसे दिखाई देंगे? सॉलिड दिखाई देंगे। लेकिन ऑक्सीजन में ज्यादा आकर्षण बल ना लगने के कारण ऑक्सीजन आपका गैस होता है। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए क्या होता है? इसीलिए आपका जो सल्फर होता है वो आपका सॉलिड होगा। अगर संरचना की बात की जाए सल्फर की तो अष्टपरमाणु संरचना किस तरह से सल्फर बनती है इसको देखते हैं। देखिए सल्फर, ये सल्फर की संरचना बनाएंगे हम लोग। ये आपकी सल्फर अणु की संरचना है। ये सल्फर की S8 की संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। S8 की संरचना है। ये S8 की संरचना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे हमारा एक था कि साधारण ताप पर, एक क्वेश्चन और आता है इसी में से है
हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, क्यों? क्वेश्चन हमारा है साधारण ताप पर H2O मतलब वाटर द्रव है, परंतु H2S ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। क्यों? यहां से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण ताप पर H2O क्या है? एक द्रव है, लेकिन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है। चलिए इस चीज को देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग H2O में देखते हैं। देखिए H2O में क्या होता है? साधारण परिस्थितियों में या साधारण ताप पर देखा जाए तो जल का क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक अधिक होता है, जल का क्वथनांक अधिक होता है। परंतु अगर H2S की बात की जाए तो उसका थोड़ा कम होगा। क्वथनांक की बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। अगर हम लोग H2O जल में देखें, H2O जल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन। जल में क्या होगा? हाइड्रोजन बंद पाया जाएगा, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब यहां पे बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। आप लोग समझते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आप लोग ध्यान रखिए, बताया था FON, फोन। इस फोन को याद रखना है। ये कौन सा फोन है? ये F का मतलब होता है फ्लोरीन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये फोन आपको याद रखना है। ये क्या होता है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। जब इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं H2O, इस H2O में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से यदि हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया की NH3 की बात करते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होगा? ये फ्लोरीन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका साधारण तौर पर ये जो होता है ये द्रव होता है और ये गैस होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा किससे किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ये चीजें आप लोग जान रहे हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड जान ही गए हैं तो आप लोग देख रहे हैं ना H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर H2O में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। लेकिन यदि H2S की बात की जाए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं H2S की, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये गैसीय फॉर्म में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है? यह गैसीय फॉर्म में होता है, लेकिन H2O लिक्विड होता है, द्रव होता है। कारण क्या है? H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मेन चीज है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि
ये जो जल होता है वो एक उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी आप लोग जानते हैं, ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होता है। तो जल कैसा हो जाएगा आपका? उभयधर्मी हो जाएगा। लेकिन वर्ग में अगर ऑक्सीजन फैमिली में अगर हाइड्राइडों की H2O क्या है? हाइड्राइड है, हाइड्राइड H2O है। अगर ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइडों की बात की जाए तो आपका इसी तरीके से H2O बना था, H2S बनेगा। इसी प्रकार से अन्य भी हाइड्राइड बनेंगे। तो जो अन्य हाइड्राइड बनेंगे तो हाइड्राइडों में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी अम्लीय प्रबलता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अम्लीय प्रबलता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कैसे? अम्लीय प्रबलता की बात करते हैं तो यहाँ पर बना H2O, ऑक्सीजन है, सल्फर का बना दो H2S, सल्फर का हो गया। इसी तरीके से H2O ऐसे हो जाएगा और H2 P हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा? हाइड्राइडों की अम्लता बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? H2P। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका था फाइनली ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली बेटा यहाँ तक आपके लिए पर्याप्त है। तो ऑक्सीजन फैमिली के बाद हम लोग आगे जो भी चैप्टर में होगा उसका डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।